नमस्कार, मैं मेनका साहू नमोका ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के राज्य पुनर्गठन आयोग। पिछली वीडियो में हमने भाग 1 को डिस्कस किया हुआ था और भाग 1 के जो आर्टिकल 2 और 3 है, आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्यों या नए राज्यों का प्रवेश, और आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य का निर्माण के लिए सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन का जो अधिकार होगा ये संसद का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल जो 3 है उसके तहत भारत संघ का निर्माण किया जा रहा था। ठीक, तो ये भारत संघ का निर्माण कैसे हुआ और भारत के अंदर राज्यों का गठन कैसे हुआ, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि जैसे ही 1947 में भारत जब आजाद होता है तो भारत के अंदर भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी देशी रियासतें थी उनके लिए टर्म और कंडीशंस रखा गया। टर्म कंडीशन ये रखा गया कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, पहला कंडीशन, या तो फिर आप भारत में शामिल हो सकते हो, या तो फिर तीसरा कंडीशन ये रखा गया कि आप स्वतंत्र रह सकते हो। लेकिन हमारे पास एक ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं थे, जनता के बीच इतने लोकप्रिय थे, ठीक है, और इतने कद्दावर नेता थे, और ये पर्सनालिटी जो है सिर्फ उनको ही सूट करती थी। वो थे हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता था। क्या काम किया था उन्होंने? भारत के सीमा के अंदर जितने भी देशी रियासत थे, लगभग 552 देशी रियासतें थी, इन देशी रियासतों को उन्होंने भारत संघ में मिलाया था। इसीलिए उनको लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं, और इनकी जो स्टेच्यू बनी हुई है उसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से विश्व विख्यात है। ठीक है, ये जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे हमारे? ये अंतरिम सरकार के भी गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के पहले ये क्या थे? गृह मंत्री थे। इसको भी हमने कवर किया हुआ है, आप हमारी लिंक में जाकर के इसकी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो गृह मंत्री का जो उन्होंने पद लिया हुआ था, उस पद को उन्होंने इतने बखूबी और इतने अच्छे तरीके से निभाया कि उनके एक आह्वान मात्र से ही जितने भी देशी रियासतों के जो देश राजा रजवाड़े थे वो सब भारत संघ में विलय हो गए थे। भारत संघ में विलय के दौरान ये जो 3 क्षेत्र थे ये थोड़ा सा परेशान कर रहा था मिलने के लिए। कौन कौन से थे ऐसा जो क्षेत्र था, इसको देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप में देखेंगे तो ये हैदराबाद वाला क्षेत्र, ये हैदराबाद का निजाम, यहाँ पर है जूनागढ़, और ये जम्मू कश्मीर JNK। ये 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो कि भारत संघ में विलय नहीं हो रही थी। पर हमारे पास इतने प्रतिभा के धनी और कद्दावर नेता थे, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साम दाम दंड भेद हर चीज का उन्होंने इस्तेमाल किया भारत को एक करने में, और प्रस्तावना में जो ये शब्द दिया है राष्ट्र की एकता और अखंडता। आज भी ये भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी राज्य हैं वो अखंड भारत का निर्माण करते हैं, और अखंड भारत के निर्माण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी जान लगा दिया साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके। 552 में से जो 549 जो देशी रियासतें थी वो सब तो भारत में विलय हो गई थी, पर ये जो 3 क्षेत्र थे इसके लिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई कि एनी हाउ एनी कॉस्ट ये भारत संघ में विलय हो जाए। तो हैदराबाद को उन्होंने ऑपरेशन पोलो अर्थात सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत संघ में विलय कराया। जूनागढ़ में उन्होंने जनमत संग्रह कराया कि क्या वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि भारत संघ में मिलना चाहते हैं। तो जनता ने एकजुट होकर के बोला कि नहीं, हम भारत संघ में मिलना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह के द्वारा ये भारत संघ में विलय हुआ। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह थे, जब पाकिस्तान ने उसको परेशान किया तो विलय पत्र के द्वारा इसको भारत संघ में शामिल कराया गया। इस तरीके से टोटल 552 लगभग देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कराने का कार्य किन्होंने किया था? हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब इसके बाद क्या होता है कि 1948 में जैसे ही ये सब भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी राज्य थे ये सब भारत संघ में विलय हो रहे थे, ठीक। लेकिन 1948 के टाइम पर एक राज्य आता है, ये जो हमारा साउथ बेल्ट है, साउथ बेल्ट में मांग उठती है कि भारत में जो हमारा राज्य है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो।
ये जो साउथ बेल्ट है, यहाँ पर ये मद्रास प्रांत हुआ करता था। ये वर्तमान में अभी क्या है, तमिलनाडु। ये मद्रास प्रांत में 1948 के टाइम पर भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांग उठती है और वो ये कहते हैं कि मद्रास प्रांत के जो ये उत्तरी सीमा है, यहाँ पर तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, तेलुगु बोलने वाले, तो तेलुगु भाषी लोग रहते हैं और इधर वाले तमिल बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र को आप एक नया राज्य दो और किसके आधार पर बनाओ, तेलुगु भाषा के आधार पर। ये मांग कब उठती है, 1948 में। और धीरे 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 ये उग्र रूप लेने लग जाती है। उग्र रूप इस कारण लेती है क्योंकि इस क्षेत्र के एक कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हुआ करते थे, पोट्टू श्रीरामालू राजू। भाषाई आधार पर एक जनप्रिय नेता थे और उनके मांग के कारण उन्होंने 56 डेज का 56 दिनों का भूख हड़ताल कर दिया। और उनके नेतृत्व में जो तेलुगु भाषी लोग थे वो भी हड़ताल पर बैठ गए कि नहीं, भारत में जो हमारा ये राज्य है, ये भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन कीजिए। इस राज्य के गठन के लिए पोट्टू श्रीरामालू राजू 56 दिन की भूख हड़ताल करते हैं और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये 56 दिनों तक जो भूख हड़ताल चल रही थी तो सरकार हरकत में आती है और सरकार इसके लिए एक कमेटी का गठन करती है। वो पहली जो कमेटी बनी थी वो पहली कमेटी थी एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग, ये जो एस.के. धर आयोग बनी कब बनी, 1948 में। ये जो एस.के. धर थे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इनको मिलाकर के एक समिति बनाई और इन्होंने इसके लिए जांच के लिए कुछ आदेश दिए गए। इन्होंने बोला, इस आयोग ने, कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हम नहीं कर सकते, लेकिन राज्य का जो निर्माण होगा ये भौगोलिक सीमा क्षेत्र को देख करके और प्रशासन के आधार पर किया जाएगा ताकि प्रशासन करने में क्या हो, सुविधा हो। तो इन्होंने इनकी मांग को खारिज कर दिया। इसके पश्चात दूसरी समिति बनती है जेवीपी समिति। ये जो जेवीपी समिति है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये जो तीनों थे ये हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल के सदस्य थे और ये तीनों ने मिलाकर के एक समिति बनाई और जन भावना को ध्यान में रख करके इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस मत को भी खारिज कर दिया कि अगर भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे तो ऐसे में भारत के अंदर एकता नहीं रहेगी और हमको शासन प्रशासन चलाने में बहुत असुविधा होगी। तो उन्होंने इसको भी खारिज कर दिया था, ठीक है। लेकिन लगातार हड़ताल और मांग के चलते आखिरकार 1953 में, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसके आधार पर होता है, भाषा के आधार पर। तो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो था तेलुगु भाषी था, ठीक। और यही 1953 में एक और समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम है फजल अली आयोग। तो भाषा के आधार पर कमेटी जितनी भी गठित हुई, 3 कमेटी गठित हुई। पहली एस.के. धर समिति, दूसरी जेवीपी समिति और तीसरा था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ये कब आया था, 1953 में। इसी फजल अली आयोग को ही क्या बोला जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग। जो फजल अली थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनके साथ 2 अन्य सदस्य थे, पणिक्कर और कुंजरू। 3 सदस्यीय दल बनी और इस दल ने यहाँ पर अपना कुछ सर्च किया, खोज विचार किया और फिर उन्होंने 1955 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन तो कर सकते हैं, परंतु एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भौगोलिक सीमा को और प्रशासन की सुविधा को देखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया फजल अली आयोग ने कि एक राज्य एक भाषा नहीं कर सकते,
परंतु भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकते हैं। तो 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है और 1953 में फजल अली आयोग आता है। फजल अली आयोग को ही राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के नाम से जाना जाता है। अब इसके पश्चात जब उन्होंने 1955 में अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम का नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत अब क्या किया गया, भारत में जैसे ही भारत आजाद हुआ था 1947 से लेकर के तब तक भारत के पास 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1 नवंबर 1956 तक भारत के अंदर 14 पूर्ण राज्य थे और 6 यूटी हुआ करता था। ये 14 राज्यों की लिस्ट है और ये 6 राज्यों की लिस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत को 4 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया था। कौन कौन से 4 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसके लिए भाग 7 में इसको शामिल किया गया था। वो कौन कौन से क्षेत्र थे? पहला जो क्षेत्र था ये था ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत था। दूसरा जो क्षेत्र था ये था देसी रियासत। तीसरा क्षेत्र था इसमें कमिश्नरी क्षेत्र और चौथा क्षेत्र था अंडमान निकोबार। ठीक इस तरीके से भारत 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के रूप में डिवाइड किया गया था। तो भाग 7 में हमारे पास 4 क्षेत्र थे, ए, बी, सी और डी। तो ये ए, बी, सी, डी जो क्षेत्र थे, ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत, कमिश्नरी और अंडमान निकोबार, इसके वजह से जैसे ही ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 आया और भौगोलिक सीमा के अंदर जब राज्यों का गठन हुआ था आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, तो इस भाग को समाप्त कर दिया गया। 22 भागों के बारे में भी हमने इसको कवर किया हुआ है, ये हमारी वीडियो में डली हुई है, आप उस हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा करके उसमें देख सकते हैं, जिसमें से भाग 7 जो है ये समाप्त हो चुका है। समाप्त हो गया अर्थात इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है और 1956 में ये अधिनियम लाया जाता है राज्यों के पुनर्गठन से के संबंध में। तो 1956 तक हमारे पास 14 राज्य और 6 यूटी हुआ करता था, परंतु वर्तमान में अभी हमारे पास 28 फुल स्टेट है, ठीक, और 8 हमारे पास में यूनियन टेरिटरीज है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हो हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।